हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास में शिशुनाग वंश। इसके पहले हमने हर्यक वंश के बारे में देखा। अब इसमें शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक। शिशुनाग वंश, इसका जो समय चला शिशुनाग वंश का, ये चला था 412 बीसी से लेकर, यानी 412 ईसा पूर्व से लेकर के 312 ईसा पूर्व तक। ये समय चला 412 से लेकर के 312 ईसा पूर्व तक। इसका जो संस्थापक माना जाता है, इस वंश का संस्थापक, इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है किसका? शिशुनाग वंश का। वो माना जाता है शिशुनाग। शिशुनाग शिशुनाग था। ये जो इसका कार्यकाल जो था, ये 400 बीसी से लेकर 392 बीसी तक था। 392 बैक में जाएगी तिथियां, इसको याद रखेंगे। बीसी में हमेशा क्या जाता है? बैक में जाता है। सॉरी, इसको 394 कर लीजिएगा। 394 आगे देखेंगे। जो शिशुनाग था, शिशुनाग, ये जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक, उसका महामात्य था। तो कोष्टक में लिखेंगे महामात्य। महामात्य का मतलब मगध में महामंत्री हुआ करता था। महामात्य ऑफ नागदशक। जो हर्यक वंश का राजा था अंतिम, कौन? नागदशक। नागदशक का ये क्या था? महामात्य। महामात्य का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका मतलब होता है। सुबह ने हमने लोगों ने देखा है इसके पहले वाले बैच में कि जो मात्य है उसका मतलब मंत्री, और महामात्य का मतलब प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री था किसका? नागदशक का, शिशुनाग। आगे देखेंगे शिशुनाग के बारे में। अब इसने अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। अवंती उज्जैन है मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। इसने अवंती पर आक्रमण कर प्रदोत वंश का अंत किया। ठीक। प्रदोत वंश, जहाँ के राजा कोपिलिया हुए थे, और इसके पहले बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को वहां पर ठीक करने के लिए इसको भेजा था। आगे देखेंगे इसने पाटलिपुत्र से राजधानी को इसके पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, तो उसको राजधानी को बदलकर वैशाली, भय, दरभंगा, बिहार वाले क्षेत्र में वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक। आगे अब इसका अगला पुत्र आएगा शिशुनाग का। शिशुनाग का अगला पुत्र कालाशोक के बारे में हम देखेंगे। अगला जो पुत्र इसका आएगा वो था कालाशोक। क्या? कालाशोक। इसका जो समय था ये था 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक। कहां तक? 366 बीसी तक था। ठीक। कालाशोक, इसको अभी हमने देखा कि किसका पुत्र था। कोष्टक में लिखेंगे सन ऑफ शिशुनाग।
किसका? शिशुनाग। शिशुनाग का यह क्या था? पुत्र था। ठीक। कौन? कालाशोक। कालाशोक का जो नाम मिलता है, अन्य नाम पुराणों एवं दिव्यावदान, एक ग्रंथ है दिव्यावदान, ग्रंथ में जो इसका नाम मिलता है पुराणों में और दिव्यावदान ग्रंथ में वो जो नाम मिलता है वो है काकवड़। काला था इसीलिए काकवड़, कौवे जैसा रंग रूप, इसीलिए इसको काकवड़ कहा गया। पुराण और दिव्यदान में इसका कालाशोक का नाम मिलता है। देखेंगे इसमें 383 बीसी, 383 बीसी, कौन सी तिथि? 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। द्वितीय बौद्ध महासंगीति आयोजित हुई। महासंगीति आयोजित हुई। इसी के शासनकाल में 383 में द्वितीय बौद्ध महासंगीत आयोजित हुई। अब देखेंगे यहाँ पर महासंगीति, हमने बताया बौद्ध धर्म में नियमों में जो भी कुछ संशोधन करने के लिए बार बार जो सम्मेलन आयोजित किए गए उसको संगीति नाम दिया गया, और सम्मेलन को जब बृहद हो तो उसको महासंगीति कहा गया। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे इसमें जब किया गया था, आगे कहाँ आयोजित किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति? ये कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ? अवध वैशाली में। कहाँ? अवध महाजनपद की राजधानी थी वैशाला। कहाँ? वैशाली कहाँ थी? दरभंगा वाला क्षेत्र। जो हुआ इसमें क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। यहाँ लिखेंगे बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म दो भाग में डिवाइड हो गया, दो भागों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया। कौन कौन से भाग थे देखेंगे। एक था अस्थावीर और जो दूसरा था ये था महासंघिक। दो भागों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद। आगे देखेंगे इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और क्लास कैसी लगती है इसको भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लास के कैसा प्रारूप है, क्या चीज समझ में आया, इन सारी चीजों के बारे में। आगे देखें इसने पुनः अपनी राजधानी वैशाली से वापस लाकर पाटलिपुत्र को बनाया। यानी फिर इन्होंने दोबारा पाटलिपुत्र को बना दिया ये राजधानी। ठीक। कौन? यही। और इसका बाप क्या किया था? उल्टा किया था, पाटलिपुत्र को बनाया। आज यही पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था, जो हर्यक वंश का राजा था। और इसके बाद आगे चल करके शेरशाह इसका नाम बदल करके क्या कर देगा? पटना कर देगा। आगे देखेंगे यह 28 वर्ष तक शासन किया। कितने समय तक? 28 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद इसके 10 पुत्र हुए। माना जाता है बहुत लंबे समय तक शासन किए। 10 पुत्र हुए। इसके 10 पुत्र हुए। ठीक। आगे देखेंगे
इस वंश का अंतिम इस वंश का अंतिम इस वंश का अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था नंदीवर्धन। कौन? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक। और नंदीवर्धन था, और इसी का नंदीवर्धन का एक जो प्रधान सचिव था, प्रधान सचिव यानी निजी सेक्रेटरी जो था, चीफ सेक्रेटरी, वो जो था प्रधान सचिव, वो था महापदम नंद था। और यही क्या किया? इसकी हत्या कर दिया। हत्या। महापदम नंद जो इसका प्रधान सेक्रेटरी था, वही नंदीवर्धन जब कमजोर होने लगा तो इसकी हत्या कर दिया, और हत्या करके इसी जगह पे आगे क्या किया? नए वंश की स्थापना किया। नए वंश की स्थापना किया। और जो वंश की स्थापना किया वो था कौन सा? नंद वंश। कौन? नंद वंश। ठीक। तो आगे हम देखेंगे अब अगला वंश के बारे में, नंद वंश। नंद वंश। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं। क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी बताएंगे। नंद वंश 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक, 344 से लेकर के 323 बीसी तक चला नंदवन। इसका जो संस्थापक माना जाता है, इसका जो संस्थापक है वो था महापदम नंद। कौन? महापदम नंद इसका संस्थापक माना जाता है। महापदम नंद इसका संस्थापक माना जाता है। प्रथम शूद्र शासक था। प्रथम शूद्र जिसको अछूत माना जाता था, प्रथम शूद्र शासक था। और प्रधान सचिव था किसका? इसके पहले नंदीवर्धन का। कौन सा? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था उसका एक कौन था? प्रधान सचिव था। आगे देखेंगे इसका दो नाम मिलता है, अन्य नाम यहाँ लिख लेंगे। अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं देखेंगे। एक में मिलता है सर्वछत्रांतक। ठीक। क्या मिलता है? सर्वछत्रांतक मिलता है। दूसरा जो मिलता है भार्गव। ठीक। सर्वछत्रांतक का मतलब माना जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वछत्रांतक कहलाता था। कौन? कौन? महापदम नंद। भार्गव का मतलब माना जाता है दूसरा परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार। क्योंकि भगवान जो परशुराम थे, भगवान परशुराम भी क्षत्रियों के क्या विनाशक माने जाते हैं, क्षत्रिय विनाशक माने जाते थे, इसीलिए उनका अवतार माना जाता है इनको। आगे की तरफ देखेंगे हम। इसकी जो राजधानी थी महापदम नंद की राजधानी, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया, राजधानी एक कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र को ही बनाया। पाटलिपुत्र इसकी जो राजधानी थी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। आगे देखेंगे इसे मगध का सबसे पराक्रमी
शासक माना जाता है, माना जाता है, माना जाता। पराक्रमी शासक का मतलब जो लड़ने में क्या हो, मतलब लड़ने में बाहुबली हो, बहुत बेहतरीन लड़ाई करता हो, वो पराक्रमी माना जाता। और जब इसलिए वो है तो दो चीज की उपाधि धारण किया था। उपाधि, महापद्म नंद ने दो उपाधियों को धारण किया। यहाँ लिखेंगे उपाधि, उपाधि इस तरह से बनाकर लिखेंगे। उपाधि धारण किया, एक राठ की, एक राठ की उपाधि धारण किया, और दूसरा एक छत्र की, एक छत्र की। लड़ने में पराक्रमी था, इन्होंने एक राठ की और एक छत्र की क्या धारण किया, उपाधि धारण किया। कौन, महापद्म नंद। यहाँ तक नोट करेंगे, आगे देखें हम। आगे की तरफ देखेंगे हम। इसने कलिंग, कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा का प्राचीन नाम था। कौन सा, कलिंग, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग। और कलिंग की जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, तोसली हुआ करती थी। 261 बीसी में अशोक ने भी कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो कलिंग पर आक्रमण करके, कलिंग पर आक्रमण करके, कलिंग पर आक्रमण करके वहां पर नहरों का निर्माण करवाया। कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर क्या किया, नहरों का निर्माण करवाया। इसका जो स्रोत मिलता है, नीचे लिखेंगे स्रोत। ये जो स्रोत मिलता है, स्रोत, इसका जो स्रोत है ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। एक शिलालेख होता है, एक स्तंभ लेख होता है, गुफा लेख होता है। शिलालेख का मतलब जो पत्थर की शिलाओं पर लिखा गया, स्तंभ लेख का मतलब जो पत्थर के खंभों पर लिखा गया लेख, गुहा लेख का मतलब है जो गुफाओं में लिखे गए लेख है। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से स्रोत इसका मिलता है कि इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर नहरों का क्या निर्माण करवाए। प्रूफ होता है, कहीं भी जाएंगे, प्राचीन जो धरोहर है, प्राचीन स्मारक है, वहां पर घूमने के लिए जाएंगे तो देखेंगे बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थरों पर कुछ चीजें लिखी रहती हैं, वो अभिलेख है। ठीक, तो स्रोत मिलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से। यह अभिलेख, ये जो नीचे है हाथी गुम्फा अभिलेख है, देखेंगे इसके बारे में। यह अभिलेख जो लिखवाया था, इस अभिलेख को कौन लिखवाया था, इस चीज को देखेंगे। जो लिखवाने वाला था वो राजा खारवेल था। कौन, खारवेल। राजा खारवेल था। कौन, खारवेल। खारवेल कौन था, चेदी वंश का महानतम शासक था। नोट कर लेंगे, चेदी वंश का, शक्तिमती जिसकी राजधानी थी, चेदी वंश का महानतम शासक था। यानी जो हाथी गुम्फा अभिलेख से स्रोत मिलता है, वह अभिलेख कौन लिखवाया था, एक खारवेल ने लिखवाया था। कौन, खारवेल। राजा खारवेल चेदी वंश का महानतम शासक था, इसने लिखवाया था। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे की तरफ हम देखेंगे अब। आगे की तरफ देखेंगे महापद्म नंद के इसके उत्तराधिकारी, इसके जो उत्तराधिकारी
हुए। इसके जो उत्तराधिकारी हुए देखेंगे कौन कौन लोग हुए। इसके जो उत्तराधिकारी हुए 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र हुए। कौन? 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र इसके क्या हुए? उत्तराधिकारी हुए, जिसमें से 8वां जो था, 8वां जो पुत्र था, 8वां जो पुत्र हुआ वो था घनानंद। कहीं कहीं धनानंद देता है, कहीं कहीं घनानंद देता है, तो घनानंद ही है वो, धनानंद नहीं है, बस लिखने का अंतर है। घनानंद लिखेंगे अंतिम एवं महानतम शासक। अंतिम एवं महानतम शासक। और याद रखिएगा, महान का मतलब है कि जो किसी कार्य से महान है। पराक्रमी का मतलब वो युद्ध से लड़ने से महान, ठीक। लेकिन महानतम का मतलब है कि वो बहुत ऊंचाई तक ऐसा कुछ दानवीर वाला काम किया है, तब महानतम लगाया जाता है। तो पराक्रमी लड़ाई से, और महान किसी कार्य के देने या करने से, उदारता का काम करने से, ठीक। अंतिम एवं महानतम शासक था कौन? घनानंद। आगे देखेंगे, जो घनानंद था यह सर्वाधिक कर लगाया जनता पर। यह जनता पर बहुत से कर को आरोपित किया, ठीक। कौन? घनानंद। आगे देखेंगे, घनानंद के बारे में आगे देखेंगे। यह अंतिम शासक था किस वंश का? नंद वंश का। इसको भी याद रखेंगे। ठीक, तो हम देख रहे थे घनानंद के बारे में। किसके? घनानंद के बारे में देख रहे थे। देखेंगे 326 बीसी में, 326 बीसी में जो हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण था, ठीक, जिसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। आगे देखेंगे 323 बीसी में, 323 जो बीसी है, इसमें देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की मदद से, चाणक्य का एक और नाम मिलता है, इसको कोष्टक में लिख लेंगे। चाणक्य का कई नाम है, विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त के अलावा एक मिलता है चाणक्य का कौटिल्य। इसने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी जो राजनीति से संबंधित है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की मदद से वह मगध में सबसे बड़े राजवंश की नींव रखी और घनानंद की हत्या कर दिया। हत्या कर दिया। हुआ क्या? कहानी बताई जाती है कि घनानंद का दरबार लगा हुआ था और
घनानंद के दरबार में सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते वक्त उसी में इसका जो घनानंद के दरबार में चाणक्य हुआ करता, तो उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी का आचार्य था। कहाँ का? तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। कौन सी यूनिवर्सिटी? भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, लेकिन आजाद भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य था चाणक्य जी, इसके दरबार में रहा करता था, घनानंद के दरबार में। तो एक बार भोजन सभी लोग कर रहे थे, उसमें भी बैठा था, तो एक चुरकी रखा था पीछे से बाल की। बस घनानंद पीछे से आया और उसको चुरकी को खींच के ऊपर उठा दिया। तो इससे अपमानित महसूस हुआ, इसने प्रण ले लिया कि इस वंश का नाश करेंगे। कुछ लोग ये मानते, लेकिन जो अधिकतर कहानी प्रचलित है कि घनानंद के दरबार में उस समय जब यूनानी आक्रमण होने लगे तो इसके दरवाजा को खटखटाया गया, क्योंकि बहुत लूज मोशन का मतलब शासन इसका था, बहुत खराब शासन चल रहा था घनानंद को। तो जो चाणक्य आचार्य थे, उसके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका जब दरवाजा खटखटवाया कि नहीं निकलो और युद्ध के लिए चलो, तो एक घनानंद उस समय सूर्य का बहुत ज्यादा पान करता था, यानी नशे में हमेशा रहता था और बस डांस बार में देखता था। तो उन्होंने जब आचार्य चाणक्य बुलाने के लिए आदेश दिए या गए, तो घनानंद ने इनकी बहुत बेइज्जती कर दिया, और जब बेइज्जती कर दिया तो ये बाहर निकला और कहा कि अब इस वंश का नाश करेंगे। तो रास्ते में जा रहा था निकल करके प्रण लेकर के, कौन? चाणक्य ने। तो उन्होंने बकरी चराते हुए देखा, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो उन्होंने उसके जाकर के बताया कि अगर तुमको राजपाट पे राजगद्दी पर बैठनी है तो तुमको युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे ऐसे है, सारा कुछ प्राप्त रूप लेकर के। तो किसके? चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे बड़े वंश की नींव रखी, राजवंश की। सबसे बड़ा जो राजवंश था वो मौर्य राजवंश था, उसका नींव रखा और घनानंद की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अब आगे हम देखेंगे पूर्व मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, ठीक ना। हमने बताया है सुबह में पूर्व मौर्य काल में 2 विदेशी आक्रमण हुए। एक तो ईरानी को, जिसे पारसी या पार्सियन आक्रमण बोलते हैं, और दूसरा जो आक्रमण हुआ था इसमें यूनानी आक्रमण हुआ। कौन? यूनानी आक्रमण। ठीक, तो हेडिंग रहेगी पूर्व मौर्य काल, 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 पूर्व मौर्य काल के समय, पूर्व मौर्य काल के समय, पूर्व मौर्य काल के समय विदेशी आक्रमण, पूर्व मौर्य काल के समय विदेशी आक्रमण। कौन? विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल के समय जो विदेशी आक्रमण हुए कौन थे, इसको देखेंगे। तो पहला हम लोगों ने देखा होगा क्या? ईरानी